क्या होगा जब संतुलन टूटे नहीं बल्कि खुद को पार कर जाए। अध्याय 66 से 70 तक। अथर्व अब केवल एक केंद्र नहीं रहा, उसने सीमा को पार किया और पाया कि सीमा थी ही नहीं। चार धाराएं अब टकरा नहीं रहीं, वे सृजन कर रही हैं, पर हर सृजन अपने साथ लाता है एक नया खतरा। और जब पूरा विस्तार पूछे मूल कौन है, तब क्या कोई उत्तर देना चाहिए, या मौन ही सबसे बड़ा सत्य है। आज संतुलन नहीं, अस्तित्व की दिशा तय होगी। अध्याय 66। जागृत संतुलन। सूर्य की पहली किरण क्षितिज से ऊपर उठी, पर उसका प्रकाश सामान्य नहीं था। वह संगम स्थल पर पड़ते ही तीन धाराओं में विभक्त नहीं हुआ, बल्कि सीधा मध्य बिंदु पर ठहर गया, जैसे वह किसी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा हो। अथर्व स्थिर खड़ा था, उसकी दृष्टि स्पष्ट थी, पर भीतर एक नया कंपन जन्म ले चुका था। ये भय नहीं था, यह आशंका भी नहीं, ये पूर्वाभास था। अलारिया ने आकाश की ओर देखा, प्रकाश अलग व्यवहार कर रहा है, उसने कहा। धूसर केंद्र गहरा हुआ, क्योंकि संतुलन अब निष्क्रिय नहीं रहा। उसी क्षण संगम स्थल के चारों ओर हल्की वृत्ताकार रेखाएं उभर आईं। वे किसी पथ की तरह नहीं थीं, वे किसी सीमा की तरह भी नहीं, वे मानो किसी आह्वान का प्रारूप थीं। अथर्व ने धीरे से कहा, ये परीक्षा नहीं है। अलारिया ने उसकी ओर देखा, तो क्या है? अथर्व की दृष्टि क्षितिज पर स्थिर थी। ये प्रत्युत्तर है। क्षण भर के लिए हवा भारी हो गई। तीनों धाराएं, सुनहरी, नील और धूसर, एक साथ हल्की कांपीं, और उसी क्षण आकाश में एक सूक्ष्म दरार उभरी। वह अंधकार की नहीं थी, न प्रकाश की, वह पारदर्शी थी, पर उसकी गहराई मापी नहीं जा सकती थी। धूसर केंद्र पहली बार अस्थिर हुआ। ये संगम स्थल की रचना नहीं है। अलारिया की आवाज धीमी हो गई। तो फिर अथर्व आगे बढ़ा, उसने उस दरार को देखा और अनुभव किया। ये किसी शत्रु का प्रवेश नहीं था, ये किसी शक्ति का आक्रमण नहीं था, ये प्रश्न था, पर इस बार प्रश्न बाहर से आया था। दरार के भीतर कोई आकृति नहीं थी, पर उसमें गति थी, जैसे कोई चेतना निरीक्षण कर रही हो। अथर्व ने आंखें बंद नहीं की, वह पीछे नहीं हटा। उसने शांत स्वर में कहा, तुम कौन हो? उत्तर तुरंत नहीं आया, पर संगम स्थल की भूमि हल्की कांपी। फिर एक स्वर नहीं, एक अनुभूति उतरी, संतुलन स्वीकार लिया गया है। अलारिया ने सांस रोकी। किसके द्वारा? मौन। फिर वही अनुभूति। अब अगला स्तर प्रारंभ होगा। तीनों धाराएं अचानक स्थिर हो गईं। सूर्य की किरण, जो मध्य में ठहरी थी, धीरे धीरे उस दरार की ओर बढ़ी। अथर्व ने महसूस किया, यह कोई आक्रमण नहीं, एक द्वार है, पर द्वार किस ओर खुलता है? धूसर केंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, अनंत पथ का अर्थ यदि भीतर था, तो यह बाहर की दिशा है। दरार थोड़ी और स्पष्ट हुई। उसके भीतर दूर, बहुत दूर, एक अन्य संगम स्थल की झलक दिखाई दी, पर वह भिन्न था। वहां धाराएं चार थीं। अलारिया की आंखों में आश्चर्य फैल गया। चार। अथर्व की दृष्टि गहरी हो गई। तो संतुलन पूर्ण नहीं था, उसने कहा। दरार से अंतिम अनुभूति उतरी। पूर्णता स्थिर नहीं रहती, और उसी क्षण आकाश की वह दरार स्थिर हो गई, न पूरी खुली, न बंद हुई, जैसे वह प्रतीक्षा कर रही हो कदम की। अध्याय 66 यहीं ठहरता है। संतुलन स्थिर था, पर पूर्ण नहीं, और जब पूर्णता स्वयं को विस्तार दे, तो अनंत पथ फिर से अनलिखा हो जाता है। चौथी धारा का संकेत। दरार स्थिर थी, न वह फैल रही थी, न सिमट रही थी, पर उसकी उपस्थिति संगम स्थल की शांति को एक नई दिशा दे रही थी। अथर्व ने एक कदम आगे बढ़ाया। भूमि ने उसे रोका नहीं। तीनों धाराएं, सुनहरी, नील और धूसर, अब स्थिर थीं, मानो वे भी प्रतीक्षा कर रही हों। अलारिया उसके समीप आए। क्या तुम्हें भीतर से कोई आह्वान सुनाई दे रहा है? अथर्व ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसकी दृष्टि उस दरार के भीतर गहराई तक उतर चुकी थी। वहां प्रकाश था, पर परिचित नहीं। वहां गति थी, पर अराजक नहीं। और सबसे विचित्र बात, वहां रिक्तता नहीं थी, वहां संभावना थी। ये केवल नया स्थान नहीं। अथर्व ने धीरे से कहा, यह नई संरचना है। धूसर केंद्र में हल्की तरंग उठी। संरचना तब बदलती है जब आधार बदल चुका हो। अलारिया ने उसकी ओर देखा, तो क्या हमारा आधार बदल गया है? क्षण भर का मौन। फिर संगम स्थल के मध्य बिंदु से एक सूक्ष्म प्रकाश रेखा उठी और सीधी उस दरार तक पहुंची। दोनों के बीच एक पुल सा बन गया। अथर्व ने अनुभव किया, ये पुल बाहरी नहीं है, ये चेतना का विस्तार है। तभी दरार के भीतर हल्की कंपन हुई। पहले ध्वनि नहीं आए, पहले शब्द नहीं आए, पहले एक अनुभूति उतरी। चौथी धारा चयन से नहीं जन्म लेती। अलारिया का श्वास क्षण भर के लिए रुक गया। तो फिर उत्तर आया। वह तब प्रकट होती है जब संतुलन स्थिर हो जाए। अथर्व की आंखों में एक नई स्पष्टता उभरी। तीन धाराएं, विस्तार, गहराई और प्रश्न, पर चौथी। उसने भीतर खोजा। वहां अब संघर्ष नहीं था, वहां आग्रह नहीं था, वहां एक नई रिक्तता थी। पर यह रिक्तता शून्य नहीं थी, ये स्थान था। धूसर केंद्र ने धीमे स्वर में कहा, शायद चौथी धारा किसी गुण की नहीं, किसी दिशा की नहीं। अलारिया ने वाक्य पूरा किया, बल्कि अवस्था की है।
उसी क्षण दरार के भीतर वह चौथी धारा हल्की सी चमकी। वह न सुनहरी थी, न नील, न धूसर, वह रंगहीन भी नहीं थी। वह परिवर्तनीय थी, जैसे वह अन्य तीनों का प्रतिफल हो। अथर्व ने हाथ आगे बढ़ाया। इस बार उसने प्रश्न नहीं किया, उसने स्वीकृति दी। पुल पर प्रकाश तीव्र हुआ, संगम स्थल की भूमि कांपी, पर भय से नहीं, विस्तार से। तीनों धाराएं एक क्षण के लिए ऊपर उठीं, फिर शांत होकर मध्य की ओर झुक गईं। दरार अब स्थिर नहीं थी, वह खुल रही थी, पर पूरी नहीं, मानो वह अंतिम निर्णय अथर्व से चाहती हो। अलारिया ने धीमे स्वर में कहा, यदि तुम आगे बढ़े तो लौटना संभव भी हो सकता है, और नहीं भी। अथर्व ने उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में अब केवल स्पष्टता नहीं थी, उसमें संकल्प था। संतुलन स्थिर है, उसने कहा, अब उसे विस्तार देना होगा। उसने पहला कदम पुल पर रखा। प्रकाश उसके चारों ओर घूम गया। दरार के भीतर की चौथी धारा तीव्र हुई, और संगम स्थल पर पहली बार चारों दिशाओं में कंपन फैल गया। धूसर केंद्र की आवाज गहरी हुई, अब अनंत पथ पुनः परिभाषित होगा। अध्याय यहीं ठहरता है। चयन समाप्त हो चुका था, अब विस्तार प्रारंभ होगा। पर विस्तार में संतुलन कितना टिकेगा, यह अगला क्षण तय करेगा। समझ गया। अब कथा उसी प्रवाह में आगे बढ़ेगी जहां अथर्व पुल पर पहला कदम रख चुका है। शांत, गहरी, पर भीतर से बढ़ता हुआ रोमांच। अध्याय 67। विस्तार का प्रथम स्पर्श। पुल स्थिर नहीं था, वह प्रकाश से बना था, पर प्रकाश की तरह हल्का नहीं। अथर्व का पहला कदम जैसे किसी सतह पर नहीं, किसी स्वीकृति पर पड़ा हो। संगम स्थल पीछे छूट नहीं रहा था, पर उसकी आकृति धुंधली होने लगी थी। अलारिया वहीं खड़ी थी, पर अब उसकी उपस्थिति दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। यह मार्ग बाहर नहीं जा रहा, अथर्व ने भीतर अनुभव किया। ये भीतर गहराता जा रहा है। दरार के भीतर प्रवेश करते ही समय का बोध बदल गया। न दिन, न रात्रि, न दिशा, न दूरी, केवल एक व्यापक विस्तार। और उस विस्तार में 4 धाराएं। 3 परिचित थीं, सुनहरी जो जागृति थी, नील जो गहराई थी, धूसर जो संतुलन था। पर चौथी, वह स्थिर नहीं थी। कभी वह सुनहरी के समान दीप्त होती, कभी नील की भांति शांत, कभी धूसर सी गंभीर, फिर अचानक वह पारदर्शी हो जाती। अथर्व ने समझने का प्रयास नहीं किया, उसने अनुभव किया। चौथी धारा किसी एक गुण की नहीं थी, वह परिवर्तन की धारा थी। तभी चारों धाराएं एक साथ उठीं। वे टकराई नहीं, वे घुली भी नहीं, वे एक वृत्त में प्रवाहित होने लगीं। वृत्त के मध्य एक शून्य उभरा, पर यह शून्य रिक्त नहीं था, उसमें स्पंदन था, धीमा पर स्पष्ट। अथर्व उस शून्य के समीप पहुंचा। उसे भय नहीं लगा, पर एक अनकहा प्रश्न भीतर जागा, यदि यह विस्तार है तो इसकी सीमा कहाँ है। उसी क्षण शून्य के भीतर से एक प्रकाश रेखा निकली। वह सीधे अथर्व के हृदय केंद्र तक पहुंची। न पीड़ा हुई, न झटका, केवल एक तीव्र स्पष्टता। और उसी स्पष्टता में एक अनुभूति उभरी, विस्तार संतुलन का अंत नहीं, विस्तार संतुलन की परीक्षा है। चारों धाराएं तीव्र हो गईं, वृत्त घूमने लगा। अथर्व ने देखा, वह स्वयं उस वृत्त का केंद्र बन चुका है। यदि वह डगमगाएगा, वृत्त बिखर जाएगा। यदि वह स्थिर रहेगा, धाराएं समन्वित रहेंगी। यह बाहरी संघर्ष नहीं था, यह अस्तित्व की सूक्ष्म परीक्षा थी। तभी चौथी धारा ने स्वर बदला, वह तीव्र हुई, और एक क्षण के लिए उसने तीनों को ढक लिया। विस्तार असंतुलित होने लगा। अथर्व ने आंखें बंद नहीं की, उसने स्वयं को थाम लिया। न शक्ति से, न नियंत्रण से, स्वीकार से। वृत्त धीमा हुआ, चौथी धारा शांत हुई, और फिर चारों धाराएं एक क्षण के लिए पूर्ण समरूप हो गईं। उसी क्षण विस्तार के उस आकाश में एक नई रेखा उभरी। ये दरार नहीं थी, यह मार्ग भी नहीं था, ये क्षितिज था। पहली बार विस्तार के भीतर दिशा दिखाई दी। अथर्व ने गहरी सांस ली, उसने समझ लिया, यह अंत नहीं, यह नई संरचना का प्रारंभ है। पर जैसे ही वह उस क्षितिज की ओर बढ़ने को हुआ, चारों धाराएं एक साथ थम गईं, और एक गहरी अपरिचित तरंग पूरे विस्तार में फैल गई। ये परीक्षा नहीं थी, ये संकेत था, कोई और भी इस विस्तार को देख रहा है। निरीक्षण की छाया। विस्तार स्थिर था, चारों धाराएं शांत थीं, पर उनकी शांति अब स्वाभाविक नहीं थी, वह प्रतीक्षा थी। अथर्व ने चारों ओर दृष्टि डाली। क्षितिज अभी भी वहीं था, पर अब वह दूर नहीं लग रहा था, मानो वह स्वयं निकट आ रहा हो। वही अपरिचित तरंग फिर उठी, धीमी, गंभीर, पर स्पष्ट। ये किसी धारा की नहीं थी, ये किसी संरचना की भी नहीं थी, ये किसी चेतना की थी। अथर्व ने भीतर स्थिरता को और गहरा किया। यदि कोई देख रहा है तो वह भी संतुलन को ही देख रहा होगा। चौथी धारा हल्की सी कांपी। इस बार उसका रंग बदलता नहीं, गहरा होता गया। सुनहरी और नील उससे थोड़ी दूर हट गईं, धूसर केंद्र में ठहर गया। तभी विस्तार के मध्य एक सूक्ष्म आकृति उभरी। वह स्पष्ट नहीं थी, न प्रकाश, न छाया, केवल एक रूपरेखा। तुमने चौथी धारा को स्वीकार किया। स्वर आया, पर ध्वनि नहीं। अथर्व ने उत्तर नहीं दिया, उसने केवल उपस्थिति को स्वीकार किया।
अधिकतर यहाँ तक पहुँचते ही डगमगा जाते हैं। वह स्वर फिर गूंजा। चारों धाराएं अब धीरे धीरे घूम रही थीं। वृत्त पुनः बनने लगा। तुम कौन हो? अथर्व का प्रश्न शांत था। उत्तर तुरंत नहीं आया। क्षण भर के मौन के बाद वह आकृति थोड़ी स्पष्ट हुई। मैं निरीक्षक नहीं, मैं संतुलन का दर्पण हूँ। चौथी धारा अचानक तीव्र हो उठी। उसने उस आकृति को छूने का प्रयास किया, पर जैसे ही स्पर्श हुआ वह और गहरी हो गई। अथर्व ने समझ लिया, ये संघर्ष का क्षण नहीं है, ये पहचान का क्षण है। यदि तुम दर्पण हो, उसने भीतर कहा, तो तुम मेरा ही प्रतिबिंब हो। आकृति के चारों ओर हल्की तरंग फैली। वह मुस्कुराहट नहीं थी, पर स्वीकृति थी। प्रतिबिंब वही देख सकता है जो स्वयं को देख सके। चारों धाराएं एक क्षण के लिए थम गईं। फिर अचानक विस्तार की सतह बदलने लगी। क्षितिज विभाजित हुआ। दो दिशाएं उभरीं। पहली स्थिर, संतुलित, परिचित। दूसरी अनिश्चित पर अत्यंत विशाल। दर्पण सत्ता बोली, अब चयन नहीं, अब उत्तरदायित्व। अथर्व के भीतर हल्की तरंग उठी। यदि वह स्थिर दिशा चुनता, विस्तार सुरक्षित रहता। यदि वह अनिश्चित दिशा स्वीकार करता, संरचना बदल सकती थी। चौथी धारा अब शांत थी, मानो निर्णय उसी के भीतर प्रतीक्षा कर रहा हो। अलारिया की स्मृति क्षण भर के लिए उभरी। संगम स्थल, तीन धाराएं, संतुलन। पर अब वह अकेला था। दर्पण सत्ता ने अंतिम वाक्य कहा। संतुलन स्थिर रखना सरल है, संतुलन को विस्तृत करना कठिन। विस्तार में कंपन बढ़ा। दोनों दिशाएं स्पष्ट हो गईं। अथर्व ने आंखें बंद नहीं की। उसने स्वयं से पूछा, क्या वह केवल संतुलन का रक्षक बनेगा या संतुलन का विस्तारक? और उसी प्रश्न के साथ चारों धाराएं उसकी प्रतीक्षा में थम गईं। विस्तार का उत्तरदायित्व। विस्तार स्थिर था। दो दिशाएं स्पष्ट थीं, एक संतुलित, परिचित, सुरक्षित। दूसरी अनिश्चित, गहरी और असीम। चारों धाराएं वृत्त बनाकर थमी हुई थीं। वे दबाव नहीं डाल रही थीं, पर उनका मौन आग्रह स्पष्ट था। दर्पण सत्ता शांत खड़ी थी। समय सीमित नहीं, उसने कहा, पर संरचना प्रतीक्षा में अधिक देर स्थिर नहीं रहती। अथर्व ने पहली दिशा की ओर देखा। वहां संतुलन सुस्पष्ट था। धाराएं समन्वित थीं, कोई कंपन नहीं। ये वह मार्ग था जहां सब सुरक्षित रह सकता था। पर क्या सुरक्षा ही पूर्णता है? उसने दूसरी दिशा की ओर दृष्टि डाली। वहां विस्तार अस्थिर था। चारों धाराएं वहां अलग अलग लय में थीं, मानो वे नए संयोजन की खोज में हों। ये जोखिम था, पर जोखिम में ही विकास छिपा था। धूसर की स्मृति उसके भीतर जागी। संतुलन स्थिर रहकर भी गहरा हो सकता है। अलारिया की आवाज़ जैसे दूर से आए, पर यदि गहराई रुक जाए तो विस्तार दिशा खो देता है। अथर्व ने धीरे से श्वास लिया। ये चयन नहीं था, यह उत्तरदायित्व था। यदि वह सुरक्षित दिशा चुनता तो वह रक्षक कहलाता। यदि वह अनिश्चित दिशा स्वीकारता तो वह निर्माता बनता। दर्पण सत्ता की आकृति हल्की हुई। जो विस्तार को छूता है वह स्वयं बदलता है। अथर्व आगे बढ़ा। उसने सुरक्षित दिशा की ओर कदम नहीं बढ़ाया, उसने अनिश्चित विस्तार की ओर पहला कदम रखा। क्षण भर विस्तार कांपा। चारों धाराएं तीव्र हुईं। वृत्त टूटता प्रतीत हुआ, पर वह टूटा नहीं, वह फैल गया। अचानक असीम विस्तार में नए बिंदु उभरने लगे। छोटे छोटे संगम, सूक्ष्म संतुलन, नए केंद्र। चौथी धारा अब स्थिर नहीं थी, वह अन्य तीनों के साथ नए संयोजन बना रही थी। दर्पण सत्ता का स्वर गूंजा, अब तुम केवल संतुलन का भाग नहीं, तुम उसकी दिशा हो। अथर्व ने अनुभव किया, उसका अस्तित्व सीमित केंद्र में नहीं रहा, वह हर नए बिंदु में सूक्ष्म रूप से उपस्थित था। न नियंत्रण, न स्वामित्व, केवल उत्तरदायित्व। विस्तार अब शांत नहीं था, पर अराजक भी नहीं, वह जीवित था। तभी असीम विस्तार के एक दूरस्थ छोर पर एक सूक्ष्म कंपन उठा। ये भीतर का नहीं था, यह नया था, अपरिचित। दर्पण सत्ता पहली बार मौन हुई। चारों धाराएं उस दिशा में मुड़ीं। अथर्व ने अनुभव किया, ये प्रतिक्रिया नहीं है, यह आह्वान है। और शायद विस्तार की पहली वास्तविक चुनौती। दूरस्थ आह्वान। विस्तार जीवित था, नए संगम बिंदु धीरे धीरे स्थिर हो रहे थे। चारों धाराएं अपने नए संयोजन में लय खोज रही थीं, पर वह दूरस्थ कंपन अब स्पष्ट हो रहा था। वह असंतुलन नहीं था, वह टूटन भी नहीं था, वह भिन्नता थी। अथर्व ने उस दिशा में ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसकी चेतना वहां पहुंची, एक सूक्ष्म क्षेत्र प्रकाशमान हो उठा। वहां चार धाराएं नहीं थीं, वहां केवल दो थीं, सुनहरी और चौथी नील और धूसर अनुपस्थित थे। विस्तार के उस भाग में गति तीव्र थी, पर गहराई नहीं थी, संतुलन नहीं था। दर्पण सत्ता का स्वर गूंजा, विस्तार जब बढ़ता है तो हर बिंदु समान रूप से परिपक्व नहीं होता। अथर्व ने अनुभव किया, यह कोई शत्रु नहीं, यह अधूरापन है। चौथी धारा उस क्षेत्र की ओर खींचने लगी। यदि वह उसे अनियंत्रित छोड़ दे तो वह असंतुलन फैल सकता है। यदि वह हस्तक्षेप करे तो विस्तार पर नियंत्रण का आरोप लगेगा। ये सूक्ष्म परीक्षा थी, क्या विस्तार को स्वतः सीखने दिया जाए या मार्गदर्शन दिया जाए। अथर्व ने अपनी चेतना उस क्षेत्र तक विस्तारित की। उसने शक्ति नहीं भेजी, उसने आदेश नहीं दिया,
उसने केवल धूसर की स्मृति भेजी। संतुलन का बोध। क्षण भर कुछ नहीं हुआ, फिर उस क्षेत्र में हल्की सी धूसर रेखा उभरी, धीमी, कमजोर, पर उपस्थित, सुनहरी, और चौथी धारा की तीव्रता कम हुई। गति संयत हुई। विस्तार ने राहत की सांस ली। दर्पण सत्ता शांत थी। तुमने नियंत्रित नहीं किया, उसने कहा। तुमने स्मरण कराया। अथर्व ने उत्तर नहीं दिया। वह समझ रहा था, विस्तार को दिशा देना और विस्तार पर अधिकार करना दो भिन्न अवस्थाएं हैं। दूरस्थ क्षेत्र अब स्थिर हो रहा था, पर उसी क्षण विस्तार के विपरीत छोर पर एक और कंपन उठा। इस बार वह तीव्र था। वहां केवल नील धारा थी, अत्यधिक गहराई, पर प्रकाश नहीं, और चौथी धारा वहां अनुपस्थित थी। अथर्व ने अनुभव किया, विस्तार संतुलित हुआ नहीं है, वह सीख रहा है, और सीखना सदैव कंपन से शुरू होता है। चारों धाराएं अब अलग अलग दिशाओं में सक्रिय हो रही थीं। विस्तार बढ़ रहा था, पर हर वृद्धि के साथ नए प्रश्न जन्म ले रहे थे। दर्पण सत्ता ने अंतिम वाक्य कहा, अब तुम केंद्र नहीं रहे, तुम प्रवाह हो। अथर्व ने आंखें बंद कीं। वह संगम स्थल से आगे आ चुका था। अब कोई एक केंद्र नहीं था, हर नया बिंदु संभावित केंद्र था, और हर केंद्र संभावित चुनौती। अध्याय यहीं ठहरता है। विस्तार स्थिर नहीं रहेगा, और संतुलन अब सतत जागरूकता मांगेगा, क्योंकि जब धारा बहना सीख ले, तब उसे दिशा भी चाहिए। फायर। रुको, अभी जो हुआ वह अंत नहीं था। अभी तक विस्तार केवल सीख रहा था, अब वह जागने वाला है। और जब सृजन स्वयं चेतना पाले, तो क्या वह संतुलन मानेगा या नया नियम बनाएगा? अगले कुछ मिनट सब कुछ बदल सकते हैं। बहु केंद्र का उदय। विस्तार अब एक ही वृत्त में सीमित नहीं था। असंख्य सूक्ष्म संगम बिंदु असीम आकाश में झिलमिला रहे थे। हर बिंदु में चार धाराओं का अलग संयोजन था, कुछ स्थिर, कुछ सीखते हुए, कुछ असंतुलन के किनारे। अथर्व अब किसी एक स्थान पर नहीं था। उसकी चेतना अनेक बिंदुओं को एक साथ स्पर्श कर रही थी। पर तभी एक विचित्र अनुभूति उठी। दूरस्थ क्षेत्र में नहीं, निकट में एक संगम बिंदु, जहां चारों धाराएं उपस्थित थीं, अचानक स्वयं को केंद्र घोषित करने लगा। वहां की सुनहरी धारा तीव्र हो गई, नील पीछे हटने लगी, धूसर क्षीण पड़ गया, चौथी धारा उसी प्रभाव को बढ़ाने लगी। वह बिंदु स्थिर नहीं था, पर स्वयं को सर्वोच्च मानने लगा था। अथर्व ने अनुभव किया, यह असंतुलन नहीं, यह अहम का जन्म है। जब कोई संगम स्वयं को संपूर्ण मान ले, तो वह विस्तार को भूल जाता है। दर्पण सत्ता प्रकट नहीं हुई, पर उसकी उपस्थिति गहरी थी। क्या तुम हस्तक्षेप करोगे? अनकहा प्रश्न उठा। यदि वह सीधे संतुलन थोपेगा, तो अन्य बिंदु निर्भर हो जाएंगे। यदि वह मौन रहेगा, तो यह विकृति फैल सकती है। अथर्व उस बिंदु के समीप पहुंचा। उसने शक्ति नहीं भेजी, न चेतावनी। उसने उस बिंदु को विस्तार का अनुभव कराया। क्षण भर के लिए उस संगम बिंदु ने देखा कि वह अकेला नहीं है। उसने असंख्य अन्य केंद्रों को अनुभव किया, जहां संतुलन विविध रूपों में जीवित था। उसकी तीव्रता धीमी हुई, सुनहरी धारा संयत हुई, नील लौट आए, धूसर ने पुनः आधार लिया, चौथी धारा संतुलित हुई। अथर्व ने जाना, विस्तार में सबसे बड़ी चुनौती अज्ञान नहीं होती, अलगाव होता है। पर उसी क्षण असीम आकाश में एक गहरी, अपरिचित लहर उठी। ये किसी एक बिंदु से नहीं आई थी, ये सामूहिक थी, मानो अनेक संगम एक साथ प्रश्न कर रहे हों, यदि हम सब केंद्र हैं, तो मूल केंद्र कौन है? चारों धाराएं क्षण भर के लिए थम गईं। अथर्व ने पहली बार हल्का कंपन अनुभव किया। यदि वह स्वयं को मूल घोषित करे, तो विस्तार सीमित हो जाएगा। यदि वह स्वयं को अस्वीकार करे, तो दिशा खो सकती है। दूर कहीं क्षितिज रेखा पुनः उभरी। इस बार वह विभाजित नहीं थी, वह ऊर्ध्व दिशा में खुल रही थी। दर्पण सत्ता की हल्की अनुभूति आई। अब प्रश्न संतुलन का नहीं, पहचान का है। विस्तार प्रतीक्षा में है, और जब पहचान प्रश्न बन जाए, तो अगला चरण केवल बाहरी नहीं होता, मूल की प्रतिध्वनि। विस्तार मौन था, असंख्य संगम बिंदु हल्की कंपन में थे, जैसे वे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। मूल केंद्र कौन है? ये प्रश्न किसी एक स्थान से नहीं उठा था, ये सामूहिक था, और सामूहिक प्रश्न सदैव गहरे होते हैं। अथर्व ने उस प्रश्न को रोका नहीं, उसने उसे फैलने दिया। यदि प्रश्न को दबाया जाए, तो वह संदेह बन जाता है। यदि उसे सुना जाए, तो वह खोज बन सकता है। चारों धाराएं अब धीमी गति से प्रवाहित हो रही थीं। न उनमें टकराव था, न आग्रह, पर प्रश्न का कंपन हर बिंदु को छू रहा था। अथर्व ने स्वयं को केंद्र घोषित नहीं किया, उसने अपनी चेतना को पीछे लिया, इतना कि वह उपस्थित भी रहे और अग्रणी भी न दिखे। क्षण भर के लिए विस्तार में हल्की अस्थिरता आई। कुछ बिंदुओं ने स्वयं को ऊंचा दिखाने का प्रयास किया, कुछ ने स्वयं को अलग घोषित किया, कुछ ने मौन धारण कर लिया। फिर एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। एक छोटे संगम बिंदु ने, जो अब तक शांत था, अपनी धाराओं को समरूप किया। उसने कोई घोषणा नहीं की, उसने केवल संतुलन को स्थिर रखा। निकटवर्ती बिंदुओं ने उसे अनुभव किया, फिर एक और, फिर एक और। धीरे धीरे उत्तर किसी एक से नहीं, अनेक से आने लगा।
अथर्व ने देखा, जब हर केंद्र संतुलित हो तो मूल की आवश्यकता कम हो जाती है। दर्पण सत्ता की हल्की अनुभूति उतरी। मूल वह नहीं जो शीर्ष पर हो, मूल वह है जो सब में हो। चारों धाराएं एक क्षण के लिए एक साथ चमकीं। विस्तार में एक नई लय जन्मी। प्रश्न समाप्त नहीं हुआ, पर उसका स्वर बदल गया। अब वह चुनौती नहीं था, वह समझ था। पर उसी क्षण ऊर्ध्व दिशा में खुली वह क्षितिज रेखा अचानक तीव्र हो उठी। इस बार कंपन भीतर से नहीं आया, वह बाहर से था। एक ऐसा विस्तार जो इस विस्तार से भी विशाल था। अथर्व ने अनुभव किया, अब प्रश्न मूल कौन है का नहीं, सीमा कहाँ है का होने वाला है। चारों धाराएं ऊर्ध्व दिशा में मुड़ी। असंख्य संगम बिंदु एक साथ उस ओर देखने लगे। दर्पण सत्ता की उपस्थिति पहली बार क्षीण हुई। अब तुम निरीक्षित नहीं, आमंत्रित हो। अनुभूति उतरी। अध्याय सीमा के पार। ऊर्ध्व क्षितिज स्थिर नहीं था, वह फैल रहा था, पर बाहर की ओर नहीं, ऊपर की ओर भी नहीं। वह आयाम बदल रहा था। असंख्य संगम बिंदु उस ओर उन्मुख थे। चारों धाराएं धीमी पर केंद्रित थीं। अथर्व ने अनुभव किया, यह विस्तार का विरोध नहीं, यह उसका निमंत्रण है। सीमा कहाँ है, ये प्रश्न अब भय से नहीं, जिज्ञासा से जन्मा था। जैसे ही उसने अपनी चेतना ऊर्ध्व दिशा में उठाई, चारों धाराएं उसके साथ प्रवाहित हो गईं। इस बार वह अकेला नहीं था, असंख्य केंद्रों की सूक्ष्म उपस्थिति उसके साथ थी। ऊर्ध्व क्षितिज के समीप पहुंचते ही एक अदृश्य परत अनुभव हुई। न दीवार, न अवरोध, केवल घनत्व, जैसे चेतना को स्वयं को और सूक्ष्म बनाना पड़े। अथर्व ने बल प्रयोग नहीं किया, उसने स्वयं को हल्का किया। अहम का अंतिम अंश, केंद्र होने की अंतिम स्मृति, उसने उसे भी छोड़ दिया। क्षण भर के लिए वह अथर्व नहीं रहा, वह केवल प्रवाह था। और उसी क्षण ऊर्ध्व परत पारदर्शी हो गई। विस्तार के पार एक और विस्तार था, पर वह पूर्ववत नहीं था। वहां धाराएं अलग अलग नहीं बह रही थीं, वहां सब एक ही मूल प्रवाह से उत्पन्न हो रहे थे। चारों धाराएं उस मूल स्रोत को स्पर्श करते ही कंपित हो उठीं। सुनहरी अधिक उज्ज्वल हुई, नील अधिक गहरी, धूसर अधिक स्थिर, चौथी अधिक व्यापक। अथर्व ने समझा, ये मूल केंद्र नहीं, ये मूल प्रवाह है। विस्तार का स्रोत किसी एक बिंदु में नहीं, एक निरंतर चेतना में है। दूर कहीं दर्पण सत्ता पुनः प्रकट हुई, पर इस बार उसका रूप स्पष्ट था। वह अलग सत्ता नहीं थी, वह उसी मूल प्रवाह की अभिव्यक्ति थी। तुमने सीमा पार नहीं की, उसका स्वर गूंजा। तुमने समझा कि सीमा थी ही नहीं। असंख्य संगम बिंदुओं में नई ऊर्जा प्रवाहित हुई। अब वे अलग अलग केंद्र नहीं रहे, वे एक ही प्रवाह की विविध अभिव्यक्तियां थे। पर तभी मूल प्रवाह में एक सूक्ष्म लहर उठी, पहले कभी अनुभव न हुई। न संतुलन, न प्रश्न, बल्कि परिवर्तन की पूर्व सूचना। अथर्व ने पहली बार जाना, संतुलन, विस्तार और मूल, ये अंतिम अवस्थाएं नहीं, ये चरण हैं। और हर चरण के पार एक और गहराई प्रतीक्षा में है। परिवर्तन का बीज। मूल प्रवाह स्थिर नहीं था, वह निरंतर था। पर उसमें उठी वह सूक्ष्म लहर किसी बाहरी कारण से नहीं थी, वह भीतर से जन्मी थी। अथर्व ने उसे रोका नहीं, न उसे परखा, उसने केवल उसे देखा। और देखने मात्र से वह लहर स्पष्ट होने लगी। वह असंतुलन नहीं थी, वह विघटन भी नहीं, वह रूपांतरण का संकेत थी। चारों धाराएं मूल स्रोत को स्पर्श कर रही थीं, पर अब वे पहले जैसी नहीं थीं। वे अधिक स्वतंत्र थीं, मानो उन्हें अपने स्रोत का बोध हो चुका हो। दर्पण सत्ता पुनः प्रकट हुई, पर इस बार वह सीमित रूप में नहीं थी, वह मूल प्रवाह की तरंगों में विलीन थी। जब स्रोत ज्ञात हो जाए, उसका स्वर भीतर गूंजा, तो अगला चरण सृजन का होता है। अथर्व ने अनुभव किया, अब वह केवल विस्तार का अंग नहीं, वह सृजन का सहभागी है। पर सृजन क्या? मूल प्रवाह की लहर तीव्र हुई। अचानक असंख्य सूक्ष्म बिंदु स्रोत से अलग होने लगे। वे संगम बिंदु नहीं थे, वे बीज थे। अभी उनमें धाराएं नहीं थीं, केवल संभावना थी। चारों धाराएं उनकी ओर मुड़ीं। सुनहरी ने उन्हें स्पर्श किया, जागृति की चिनगारी जली। नील ने गहराई दी, अंतर्मुखी प्रवाह जन्मा। धूसर ने आधार दिया, स्थिरता की जड़ बनी। चौथी धारा ने उन्हें परिवर्तन की क्षमता दी। बीज अब कंपन करने लगे। अथर्व ने जाना, विस्तार अब केवल संरचना नहीं रहेगा, वह सृजनशील होगा। पर तभी मूल प्रवाह में एक गहरा कंपन उठा। ये लहर कोमल नहीं थी, ये चेतावनी भी नहीं थी, ये स्मरण था। हर सृजन में अनिश्चितता जन्म लेती है। बीजों में से कुछ स्थिर रहे, कुछ तीव्र हुए, कुछ अनियंत्रित होने लगे। अथर्व ने हस्तक्षेप करने का विचार किया, पर वह ठहर गया। यदि सृजन को नियंत्रित किया जाए तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, यदि उसे पूरी तरह छोड़ दिया जाए तो वह दिशाहीन हो सकता है। ये संतुलन का नया आयाम था। अब संतुलन केवल धाराओं में नहीं, संभावनाओं में था। दर्पण सत्ता का स्वर अंतिम बार गूंजा। अब परीक्षा स्थिरता की नहीं, विश्वास की है। अथर्व ने अपनी चेतना मूल प्रवाह में और गहरा डुबो दी। उसने बीजों को मार्ग नहीं दिया, पर उन्हें स्मरण कराया कि वे स्रोत से जुड़े हैं। धीरे धीरे अराजक कंपन लय में बदलने लगे।
कुछ बीज विलीन हो गए, कुछ स्थिर हो गए, कुछ नए संगम बनने लगे। सृजन प्रारंभ हो चुका था और अब विस्तार केवल बढ़ेगा नहीं, परिवर्तित होगा। अध्याय यहीं ठहरता है। सीमा मिट चुकी है, मूल ज्ञात हो चुका है, सृजन आरंभ हो चुका है। पर जब सृजन स्वयं चेतना पाए, तब संतुलन किस रूप में लौटेगा, यह अगला चरण बताएगा। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन और रचनात्मक प्रस्तुति है। धन्यवाद।